आप सभी को रेमो का नमस्कार। परसेंटेजेस प्रतिशतता टॉपिक में आज हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आपको एमएफ के नाम से ही जानना है। एमएफ का मतलब माय फ्रेंड, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये बहुत ही यूजफुल डिस्कशन होगा आपके लिए, और जो परसेंटेज के बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें बेहतर रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि परसेंटेज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो आपको मैं अगले लेसन्स में बताऊंगा। तो उसमें कहते हैं ना, आपका रिएक्शन अगर फास्ट करना है तो रिएक्शन फास्ट करने में ये बहुत काम आता है। ये कई सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स को कट कर देता है और आप फाइनल रिजल्ट्स जल्दी लिख पाते हैं। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आपको बहुत ही इत्मीनान से और ध्यान से समझना है। अभी हम लोग आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, ताकि आपको जो टूल्स चाहिए एक बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, अभी हम आपको टूल्स दे रहे हैं। जब आपके पास सारे टूल्स आ जाएंगे फिर हम परसेंटेजेस के बहुत सारे सवाल करेंगे और आप इतना कंफर्टेबली क्वेश्चंस कर पाओगे कि आप खुद भी बिलीव नहीं कर पाओगे कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो रहा है। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं, इन पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है, इन्हें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ताकि आप इनको समय पे इस्तेमाल भी कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। तो ये डिस्कशन मैं शुरू करूंगा एक बेसिक एक नंबर आपके सामने मैं लिख रहा हूँ 100, कि 100 एक ऐसा नंबर है जिसका परसेंटेज निकालना, अगर आपका बेस 100 है तो परसेंटेज निकालना क्या होता है, बहुत आसान होता है। क्योंकि अगर बेस ही 100 है तो मैं बोलूँ 5% तो 5, 10% तो 10, 20% तो 20, जब 100 बेस होता है। देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपके सामने लिखा है 100। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है क्या। जिसके लिए मैं छोटा सा एक केस डिस्कस करूंगा, उसको ध्यान से आपको समझना है। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 100। अब इस नंबर को मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस नंबर को कुछ चेंज करने जा रहा हूँ। लेट्स से मेरी मर्जी है कि मैं इस नंबर को 10% से चेंज करूँ, और वो भी अभी इंक्रीज़ कर रहा हूँ बस। तो आप कहोगे अगर आपने 100 को 10% से चेंज किया, जब बेस 100 होता है तो अगर आपने 10% का इंक्रीज़ किया तो वो 10 इंक्रीज़ हो जाता है। जब भी बेस 100 होता है तो एब्सोल्यूट इंक्रीज़ और परसेंटेज इंक्रीज बराबर ही होते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। 100 बेस, क्योंकि परसेंटेज 100 पे ही डिफाइंड है, तो आप उसमें वहाँ बोलिए 25% इंक्रीज तो +25, 25% डिक्रीज तो -25। तो यहाँ मैंने जब +10 किया तो आपका 100 क्या हो गया, आप कहोगे कि जो नॉर्मल तरीका मुझे मालूम है परसेंटेज कैलकुलेट करने का, उसको आप कैसे करते हो। आप कहोगे देखो ये नंबर जो है 100 है, ये मैंने पढ़ रखा है कि अगर कोई वैल्यू जो भी इनिशियल वैल्यू दी हो, लेट्स से एनीथिंग, मैं इसको इनिशियल वैल्यू लिख रहा हूँ IV इनिशियल वैल्यू, और अगर आपने इसको R% से इंक्रीज़ किया तो ये हो जाता है 1 + R/100, और ये हो गई आपकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन है जिसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आप फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू के टर्म्स में लिख पाओगे कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू 1 + R/100, जहाँ R क्या है, रेट ऑफ चेंज। R अगर इंक्रीज है तो प्लस लिखोगे, R अगर डिक्रीज है तो माइनस के साथ लिखेंगे। ये हो गया। तो आप कहोगे यहाँ पर आप अगर इसी को अप्लाई करोगे तो 100 को 10% से बढ़ाया तो ये हो गया 100, ठीक है, इनटू, अब जरा ध्यान से देखना, 1 प्लस ये जो आपका परसेंटेज चेंज है वो यहाँ पर आएगा। मैं इसको 10/100 लिख रहा हूँ, है ना, 1 + 10/100 ऐसे मैंने लिखा। अब थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ये जो फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा है ना, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि समझ में तो आ ही गया कि आप अगर लिखते फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू के टर्म्स में तो कैसे लिखते हैं। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं और ज़रा समझते हैं कि अब क्या होगा। अब देखो ये क्या होगा, ये बनेगा 100 इंटू, ये तो 1 ही रहेगा, और ये 10/100 0.1 बन जाएगा। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखूँगा, रंग का इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि आपको क्लैरिटी मिले, समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा लिखा कि 100 इंटू 1.1 बन गया। अब ध्यान से देखना, ये 0.1 कहाँ से आया है, ये 0.1 कहाँ से आया है, ये 10/100 से आया है, राइट, ये आया। अब आपने कहा कि यहाँ पर इसको जो आपने 10% लिखा है, राइट, ये तो 10% ही रहने दो, लेकिन मैं इस नंबर को बदलने जा रहा हूँ, मैं यहाँ 100 नहीं लिखूँगा। आप कहोगे मैं यहाँ पर 150 लिखूँगा, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई जो मर्जी लिख लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको। तो आपने कहा ये बनेगा 150 इंटू 1 प्लस, और यहाँ पर कहानी हो जाएगी 150 इंटू, मैं दिखा रहा हूँ चेंज कहाँ कहाँ होगा ताकि आप सब कुछ समझ पाएँ। देखिए फिर से वही करोगे आप, इनिशियल वैल्यू इंटू 1 + R/100, और चेंज अभी भी मुझे 10% ही लेना है। तो मैंने कहा ये हो गया 10/100,
देखो ऐसे करके लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दो, लेट्स से लाइक दिस। और फिर कहोगे ये देखो ये भी 1.1 ही बनेगा, क्योंकि 10/100 फिर से क्या होता है 0.1 होता है। अब देखिए कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर हमने किसी भी क्वांटिटी को 10% से इंक्रीज किया तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फाइनल वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं तो फाइनल वैल्यू क्या होता है 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाता है इनिशियल वैल्यू से। समझने की कोशिश करो, ये जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, डिस्कशन किया आपके सामने दो वैल्यूज लेके, तो आपको दिख रहा है कि इनिशियल वैल्यू इंटू 1 प्लस 10/100 दोनों में आएगा। तो अगर 1 प्लस 10/100 दोनों में आ रहा है इनिशियल वैल्यू का प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब यही हो रहा है ना कि भाई 100 को अगर 10% से बढ़ा दिया आपने तो ये फाइनल वैल्यू 1.1 टाइम्स हो गई, और अगर आपने 150 को 10% से बढ़ा दिया तो फाइनल वैल्यू 1.1 टाइम्स हो गई। अब मैं आपसे एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं कि जब भी किसी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, यहां पर जैसे इस केस में आपको इंक्रीज दिख रहा है, जब भी किसी क्वांटिटी में कोई भी परसेंटेज इंक्रीज आप लगाओ, ठीक है, तो वो क्वांटिटी में जो चेंज आने वाला है, जो फाइनल वैल्यू आने वाला है, तो वो फाइनल वैल्यू इनटू उस परसेंटेज पे बेस्ड एक मल्टीप्लायर आ रहा है, उस पे डिपेंडेंट है। ये जो 1.1 है यहाँ पर, इसको हम क्या बोल सकते हैं मल्टीप्लायर, कि भाई इनिशियल वैल्यू 1.1 से मल्टीप्लाई होगी। अब इस 1.1 में ध्यान से देखना, ये जो वेरिएबल है 0.1, वेरिएबल इन द सेंस कि ये आप बदल सकते हो, आपको अगर रेट बदल दिया, मैंने 20% कर दिया तो ये 0.1 बदल जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी मुझे ये दिख रहा है कि 10% अगर इंक्रीज होगा तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 1.1 टाइम्स इनिशियल वैल्यू। ये आप इतना समझ लो। आप यहाँ x लेके चलो, अगर आप x लेके चलोगे ना तब आपको शायद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि वेरिएबल्स में आप काफ़ी कंफर्टेबल होते हो ना, बचपन से x देखते हुए आए हो, तो आपने x लिखा, यहाँ भी x लिखो, यहाँ पर 1 प्लस लिखो, आप देख लो करके पूरा कैलकुलेशन, आप कुछ नया नहीं पाओगे, यहीं पहुँच जाओगे, ठीक है। तो अगर आपने x को भी 10% से बढ़ाया होता तो कुछ ऐसी ही कहानी चलती ना, x इंटू 1 प्लस 10/100, और ये वैल्यू x इंटू 1.1 हो जाती है ना। तो कहने का मतलब अभी एक कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हमने किसी क्वांटिटी को 10% से बढ़ाया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे पास एक क्वांटिटी है, लेट्स से वो x ही है ना, और इस क्वांटिटी को अगर आपने 10% से बढ़ाया तो बिना किसी कन्फ्यूज़न के आपको ये समझ लेना है कि वो क्वांटिटी 10% अगर आप बढ़ा रहे हो तो वो क्वांटिटी 1.1 टाइम्स हो जाएगी पहले की। मैं इसको 1.1x लिख सकता हूँ या x इंटू 1.1 लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, मैं आपको अब ये समझा रहा हूँ कि ये जब 10% परसेंटेज चेंज है तो ये 1.1 क्या है, इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ परसेंटेज चेंज पे, इनिशियल वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। इनिशियल वैल्यू पे डिपेंडेंट आपकी फाइनल वैल्यू है, पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिर्फ इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आपका प्रतिशत बदलाव क्या है, परसेंटेज चेंज क्या है। यहाँ पर जब हम परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो जब भी आप 10% की इंक्रीज करोगे किसी भी नंबर में, ठीक है, तो वो 1.1 टाइम्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आपके पास मुझसे 10% ज़्यादा मनी है, अमाउंट है, इसका मतलब सिंपल हो गया कि आपके पास मेरे पास जितना है उसका 1.1 टाइम्स है। इस तरह से आपको आज के बाद रिएक्ट करना है। कोई भी चीज़ अगर 10% इंक्रीज करती है तो वो 1.1 टाइम्स हो जाती है पिछली वैल्यू की। ये रिएक्शन आपको अपने अंदर से अब जनरेट करना है जब भी आप परसेंटेज को देखोगे, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई 10% की। अब आप कहोगे ठीक है 10% समझ में आ गया, हमें और समझाओ 20% के केस में क्या होगा। देखिए लॉजिकली लग रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ 0.1 था, 0.1 था, 0.1 था, अगर हम 10% की बात करें तो ये 0.1 कहाँ से आया था, 0.1 यहाँ से आया था 10/100 से। तो अगर हमने इसको 20 किया तो चेंज कहाँ कहाँ आएगा आप बताओ। अगर आपने इसको 20 किया तो चेंज आएगा कि ये 20 हो जाएगा। मैं सारी वैल्यूज़ को चेंज करके दिखाता हूँ, यहीं पर इसी स्क्रीन पर रहेंगे तो सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। इसको देखो मैंने क्या किया, मैं जहाँ जहाँ 10 लिखा हुआ है ना इसमें थोड़ा चेंज करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि जब हम 10 को बदलेंगे ना तो क्या होने वाला है। मैं हर जगह देखो इसको 1 हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी 10 को हटा देते हैं, अभी 10 का काम निकल गया, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने 10 को चेंज किया और मैंने कहा मैं अब 10 को 20 लूँगा, तो आपने कहा ये अगर 20 हुआ तो यहाँ 20 हो जाएगा और ये 20/100 मुझे क्या दे देगा 0.2। यानी 100 को अगर 20% से इंक्रीज़ कर दो तुम
तो 1.2 टाइम्स हो जाएगा 100, फाइनल वैल्यू 1.2 टाइम्स हो जाएगी। मेरा यहाँ इंटरेस्ट ये नहीं है कि फाइनल वैल्यू कितनी होगी, वो तो एनीवे निकल जाएगा, ठीक है। 20% 10% तो बहुत आसान है, मेरा मतलब है समझाना कि जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ भी आपने 20 लिया तो आपको होगा देखो वही होगा 1.2 हो जाएगा। यहाँ 20 लिया आपने तो ये 1.2 हो जाएगा, यहाँ 20 लिया आपने तो ये भी 1.2 हो जाएगा। फिर इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को अगर आप 20% से बढ़ाते हैं तो वो 1.2 टाइम्स हो जाता है। यानी 20% के करेस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या है 1.2, यानी हर एक परसेंटेज के करेस्पॉन्डिंग एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो अगर मुझे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना जल्दी से आ जाए, अगर मैं इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को जल्दी से निकाल लूँ, इमीडिएटली निकाल लूँ, फिर तो कुछ बचा ही नहीं सर। फिर तो मैं कह दूंगा ओके आप 20% बढ़ गए आप 1.2 टाइम्स हो गए, आप 25% बढ़ गए आप 1.25 टाइम्स हो गए। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में देखो क्या हो रहा है 1, ओके 1 के बाद डेसिमल लगा है, फिर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कैसे डिटरमाइन हो रही है 20/100। अब एक चीज़ और आपका आसान करता हूँ, ये जो 20% है, अब देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। इस 20% को आपको क्या करना है डेसिमल में लिखना है, ठीक है। परसेंटेज को जब भी डेसिमल में लिखना होता है तो 100 से डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म लिखते हैं। जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन नहीं बनाते थे, राइट, फ्रैक्शन बनाते समय 100 से डिवाइड करते थे तो फ्रैक्शन फॉर्म लिखते थे, उसी फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में लिखो। जैसे 20% के करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल फॉर्म होगा वो 0.2 होगा, क्योंकि 20/100 लिखोगे, 20/100 को 0.2 बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई परसेंटेज है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है ना, 100 से डिवाइड कर देते हैं, वो परसेंटेज का सिंबल हटा देते हैं। यहाँ भी 20% है तो वही हो गया 0.2। अब देखो जैसे ही आपने डेसिमल फॉर्म निकाला, यहाँ पर क्या लिखना है आपको 100 × 1.2, ये 0.2 में क्या है जो भी डेसिमल फॉर्म में वैल्यू आई उसको लिख दो, ठीक है, 1.2 हो गया यहाँ पर, राइट। अब देखो इसका जो इस्तेमाल करेंगे अब हम, अब आपको मैं समझाता हूँ कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो रिएक्शन होना चाहिए वो बहुत तेज होना चाहिए। अगर स्लो रिएक्शन है तो मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको अभी ये समझ आया होगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकलता है, कि जितना भी परसेंटेज चेंज हो रहा है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लगाएंगे और यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर 100 × 1 प्लस, जब इंक्रीज करें तो यहाँ प्लस जो भी इसका डेसिमल फॉर्म है यहाँ पर आ जाएगा, तो सिंपल हो गया 100 × 1.2 हो गया, राइट। अब जरा बात करते हैं कि अगर यही कहानी पूरी हमने डिक्रीज के केस में की होती, परसेंटेज डिक्रीज के केस में की होती तो क्या होता। देखिए कोई मुश्किल नहीं है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि देखो परसेंटेज डिक्रीज वाली कहानी आप बता रहे हो, तो एक काम करते हैं पर तो ये सारी चीज़ें हटा देते हैं ताकि मैं आपको ठीक से समझा पाऊँ कि परसेंटेज डिक्रीज के केस में क्या होने वाला है ना। तो देखो यहाँ जहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है सब अभी हटा देते हैं और परसेंटेज भी हटा देते हैं और साथ ही साथ ये वैल्यूज़ भी हटा देते हैं क्योंकि ये चेंज हो जाएंगी। अभी इसको भी हटा लो, इसको भी हटा लो, और यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है ना ये भी हटा लेते हैं क्योंकि अब प्लस से हमें लेना देना नहीं है, अब तो हमारी कहानी चेंज होने वाली है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये 1 पॉइंट भी छोड़ ही देते हैं, आगे देखेंगे क्या लिखना है यहाँ। अब देखो ध्यान से मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ माइनस, जैसे मैंने कहा -10% लिया, तो अगर 100 को डिक्रीज़ करोगे आप तो आपको पता है यहाँ माइनस आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल हो जाएगा 1 - 10/100 आ जाएगा, यही चेंज होगा। तो देखो ध्यान से ये वैल्यू जो बनेगी ना आपकी, ये वैल्यू जो अभी बनने वाली है ये बनेगी 1 - 0.1। पिछले केस में अगर आपको ध्यान हो इंक्रीज के केस में ये बन रही थी 1 + 0.1, तो 1.1 हो जा रहा था, लेकिन डिक्रीज के केस में बन रही है 1 - 0.1। और जब ये 1 - 0.1 बन रही है तो मैं इसको कुछ ऐसे बोल सकता हूँ कि ये 100 × क्या बन रहा है 0.9, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 10% डिक्रीज के केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया 0.9, वाइल जब हम इंक्रीज की बात कर रहे थे तो ये 1.1 आया था, ठीक है। अभी बस आप समझो कि ये क्या हो रहा है। अब आपको यही समझना है कि ये हर जगह होगा कि नहीं होगा, आप खुद ही बताओ मुझे। अगर यहाँ पर आप लिखते हो 1 - 10/100 तो यहाँ पर भी आपका 1 - यही बनेगा, ये ब्रैकेट तो यही आएगा ना 1 - 0.1। और अगर आपका ये ब्रैकेट वही है 1 - 0.1, जहाँ पर मैं कहानी आगे भी लिख देता हूँ कि 150 × और x × है ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, सब कुछ वही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं आना है। 0.1 0.1 ये बनेगा 0.9, ये भी बन जाएगा 0.9। यानी जब हम 10% डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो 10% डिक्रीज के केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इंक्रीज का मतलब 1.1 हो गया और डिक्रीज का मतलब 0.9 हो गया। और ये भी ध्यान रखना है अब, ठीक है, कि जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप लिखोगे तो ये तो बहुत लॉजिकल और ऑब्वियस बात है कि यार जब परसेंटेज इंक्रीज करोगे ना तो क्वांटिटी बढ़ती है।
जब भी आप किसी चीज़ को बढ़ाओगे, परसेंटेज इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग में ले लो, बहुत काम आती है। छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत काम की हैं। ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज इंक्रीज होता है तो नंबर बढ़ता है। नंबर अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है, अगर हम इनिशियल वैल्यू को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो भी है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो परसेंटेज इंक्रीज के केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा होता है। परसेंटेज डिक्रीज की बात करेंगे तो नंबर को कम करना है। अब इनिशियल वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करने से नंबर छोटा होगा? 1 से छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से नंबर इनिशियल वैल्यू से छोटा होगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल बात है, ये भी ध्यान रखना ताकि आप मिस्टेक ना करो। तो 10% डिक्रीज के केस में 0.9 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर 20% डिक्रीज लेता, सब जगह 20 कर दो, 20, तो आप कहोगे कि देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 20, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 20, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 20, और ये सारी वैल्यू देखना आप ध्यान से, ये जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो अब 1 में माइनस हो रहा है। तो 20% का जो डेसिमल इक्विवेलेंट अगर आपको डायरेक्टली समझना है तो वो 0.2 होता है, तो माइनस हो गया 0.2। ये जब आपने माइनस किया तो देखो क्या हुआ, अब आपका सारी जगह जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो भी बदल जाएगा। वो हर जगह आप देखोगे 0.8 और 0.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कहने की बात देखो ये है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? परसेंटेज चेंज पे। मतलब आपने अगर 20% डिक्रीज किया ना तो उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर आज भी 0.8 है, कल भी 0.8 ही रहेगा, और 50 सालों बाद भी 0.8 ही रहेगा, यानी इनिशियल वैल्यू 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। राइट, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। बस आपको अगर ये रिएक्शन आपने बेहतर किया तो आपको इंटरमीडिएट स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को लिख पाओगे। पर अभी हमने बहुत सिंपल वैल्यूज़ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखा है। किसका लिखा? 10% का लिखा, 20% का लिखा, पॉजिटिव में, नेगेटिव में। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, हमें ना किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना सिखा दो, वो भी क्विकली, क्योंकि अगर ये रिएक्शन स्लो है फिर तो फ़ायदा ही नहीं है। लेट्स से आप अब भी इंटरमीडिएट स्टेप्स में जा रहे हो, आप अब भी जो है डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो और समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, तो फिर मज़ा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ पहले कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर में रिएक्शन तेज कैसे करना है और कैसे होगा। ये मुश्किल नहीं है, आराम से इसमें रिएक्शन बेहतर होंगे, पर उसके लिए हम लोग को बहुत सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखने पड़ेंगे, है ना। तो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालना है, ये एक एस्पेक्ट है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, राइट। लेकिन जब आप परसेंटेज के स्ट्रक्चर्स देखोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, राइट। तो वो दोनों एस्पेक्ट पे बात करने के पहले मैं आपको पहले बहुत सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप अभी प्रैक्टिस फेज में जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आप इतने एफिशिएंट नहीं हो तो भी उन तरीकों का इस्तेमाल करके आप हमेशा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको मेथड बता देता हूँ, तब हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप कहीं गलत अगर जा रहे हो तो आप समझ पाओ। देखिए पहली बात, अगर आपको कभी भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, ऑल्दो देखिए जब आप एग्जाम में बैठ रहे होगे या आपको एफिशिएंट बनना है वाकई में, तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का वक्त नहीं होगा, आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधे लिखना होगा। अगर आप इसको निकाल लो तो समय की बर्बादी कर रहे हो, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर को निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके टेस्टिंग फेज में है कि आप खुद ही चेक कर पाओ कि आप सही हो कि गलत हो। आपको खुद ही चेक करना है ये चीज़, ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में भी ये चीज़ लगानी है, फिर तो लंबा टाइम निकल जाएगा। अभी प्रैक्टिस फेज में इसकी नहीं है। क्या करना है, जब भी आपको किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए आपको मालूम ही है, ठीक है, कि लेट्स से अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है हमें, इसमें पहली चीज़ ये हो सकती है कि आपको नंबर दे दिया मैंने, है ना, मैंने मान लिया आपको एक नंबर दे दिया और कहा कि कुछ परसेंटेज चेंज हो रहा है। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का तरीका सिंपल सा ये है कि लेट्स से अगर आपने एक नंबर को 10% से बढ़ाया, आपको पता करना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। पता करने के बजाय चेक करना है कि हमने जो क्विकली लिखा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो सही है कि गलत है। आपको करना क्या है, हमेशा आप 100 से स्टार्ट करो। अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है बस 100 से शुरू कर लो, और 10% बढ़ाना है तो 100 पे 10% बढ़ाते हो तो आसान होता है ना। 100 पे जो भी परसेंटेज चेंज होता है वही एब्सोल्यूट चेंज होता है, तो ये बन जाएगा 110, 110 बन गया। अब अगला स्टेप देखो, आपको क्या करना है ना कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है कि 1, देखो हम यही निकाल रहे हैं कितना गुना हो जाएगा, इसको ना 1 बना दो। अब इसको अगर आपने 1 बना दिया तो आप कहोगे कि ये 100 से डिवाइड करेंगे
तो ये वैल्यू 1.1 आ जाएगी, ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता चल गया है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिर्फ परसेंटेज पे डिपेंडेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं 10% का चेंज है तो मैं कोई भी नंबर से स्टार्ट कर लूं, मैं 100 से स्टार्ट करूंगा, 100 से स्टार्ट करूंगा, 110 जाऊंगा और 110 को 100 से डिवाइड करके मैं पता करूंगा कि 1 होता तो कितना हो जाता। तो अगर 1 होता तो 1.1 हो जाता, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो कुछ भी हो, x है तो 1.1x हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने एक तरीका दिया कि आप अपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को चेक कर पाएं अभी। ठीक है, बाकी तो रिएक्शन इसका ऑटोमेटिक होगा, और कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। ये एक तरीका हो गया, यानी 100 से स्टार्ट कर लो, फाइनल वैल्यू पे जाओ, फाइनल वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा 1 कितना गुना हो जाएगा, वही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। राइट, आप देखिए समझिए। दूसरा देखिए बेनिफिट क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, वो ये होता है कई बार इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दी जाएंगी और आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होगा। राइट, या फिर ऐसे कह लो आपकी इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू दी गई है, तो उस केस में परसेंटेज चेंज निकाल के भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हो। राइट, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, बट उसमें इतना वेरिएशन नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि इनिशियल वैल्यू आपकी लेट से 200 है और फाइनल वैल्यू आपकी 300 है, और मैंने कहा कि बताओ इसमें परसेंटेज चेंज कितना है। राइट, तो आपको पता है परसेंटेज चेंज निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। देखिए और भी तरीके हैं परसेंटेज चेंज निकालने के, अभी मेरा फोकस सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे। तो आपने कहा कि जो ये नंबर 2 है ना और ये नंबर 300 है, मुझे मान लिया परसेंटेज चेंज निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का दूसरा इस्तेमाल। आप कहोगे 200 300 हो जा रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 आपका 3 हो जा रहा है, 100 डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 0 0 हटा दो। फिर आप कहोगे देखो 2 अगर 3 हो रहा है ना, तो 2 आपका 1.5 टाइम्स हो रहा है, 2 1.5 टाइम्स हो रहा है, तभी तो 3 मिलेगा। या फिर आप 3 को 2 से डिवाइड कर लो। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, इनिशियल वैल्यू और मैं इसको बोलूं फाइनल वैल्यू है, तो आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका हो जाएगा सिंपल सा फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। ऐसे लिखते हैं, नंबर के टर्म में सोचो ज़्यादा आसान है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है कि भाई इनिशियल वैल्यू को कितना मल्टीप्लाई करें कि फाइनल वैल्यू आ जाए, तो सिंपल सा है 3/2 निकाल लो, या फिर 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता हो तो उससे परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि परसेंटेज चेंज कैसे पता करें अगर मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है तो उसका देखिए अभी तो ये है कि जब आप थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाओगे ना, तो आपको 1.5 दिखते ही मालूम चल जाएगा कि ये 50% का इंक्रीज है। एक से बड़ा मतलब इंक्रीज, 1.5 का मतलब आपको पता ही है कि ये 0.5 जो होगा, एक को हटा के जो भी बाकी बचेगा ना, इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल फॉर्म 0.5। और डेसिमल फॉर्म को अगर परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, 100 से गुणा करना पड़ता है, तो 0.5 × 100 आपका कितना हो जाएगा, 50%। वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाएगा, बट स्टिल जब आप लर्निंग फेज में हो, आपको थोड़ा सा समझने में वक्त लग रहा है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि परसेंटेज चेंज कैसे चेक करना है। अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर मालूम हो, 1.5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, परसेंटेज चेंज पता करना है, क्या करो, 100 से शुरू करो। फिर से जैसे यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए 100 शुरू कर रहे थे, यहाँ हम 100 से ही शुरू करेंगे फिर से। और जैसे ही मुझे मालूम चल गया कि मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 है, यहाँ पर रख दो 1.5, क्या मिल जाएगा आपको, 150। बस यहाँ पर परसेंटेज चेंज आप देख लो, 100 से 150 कितना चेंज है, 50% इंक्रीज। दिख रहा है साहब साहब, क्योंकि जब हम 100 से शुरू करते हैं ना, तो चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। एब्सोल्यूट चेंज, जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है 50 का, वही परसेंटेज चेंज हो जाता है अगर मेरा बेस 100 है तो देखना है। देखिए पहली बात तो ये कि ये दोनों मैंने आपको तरीके बताए हैं कि 100 से शुरू कर लो, 100 शुरू कर लो, ये केवल आपकी टेस्टिंग के लिए है, ताकि आप कभी गलत ना हो जाओ। अभी बाद में आप देखना, जब आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करोगे, आपका रिएक्शन मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं अभी इवन इसी क्लास में बात करूंगा कि कोई क्वांटिटी 4 टाइम्स हो गई तो उसका परसेंटेज चेंज कितना है, कुछ इस तरह की बातें भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो आपको समझनी है कि इसको आप टेस्ट के लिए अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसके पहले हम जरा देखते हैं, खूब सारे ढेर सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखने की कोशिश करते हैं। और आपको करना क्या है कि जब मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए एक परसेंटेज वैल्यू आपको बताऊंगा ना, तो आप कोशिश करना कि खुद ही सोचो कि इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, फिर सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ के हो जाएगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ परसेंटेज। ठीक है, कि कितना परसेंटेज का चेंज कर रहे हैं, 10 20 30 वट एवर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है,
और इंक्रीज लिख रहा हूँ यहाँ। इंक्रीज सिंबल का मतलब है कि ये वाला जो परसेंटेज की वैल्यू है ना, वो हमें निकालना है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, पहली बात। फिर हमें यहीं पर लिखना है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और इसके बाद मैं लिखता हूँ फाइनल वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मालूम है तो आपको पता है फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, उतने टाइम्स हो जाएगी, राइट। फिर हम लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिक्रीज के केस में क्या होगा, अगर यही परसेंटेज डिक्रीज होता तो क्या होता, और फिर यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या होगी, ऐसे करके, राइट। और जो भी इनिशियल वैल्यू है वो मैं यहाँ लिखूंगा, राइट। मैं इनिशियल वैल्यू को x ही मान के चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो फर्क नहीं पड़ता है, राइट। परसेंटेज लिखा मैंने। अब जरा ध्यान से आपको समझना है मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 10 का मतलब क्या है कि यह है 10%, राइट। यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो परसेंटेज है, इसके आगे एक परसेंटेज लगा जो दिख नहीं रहा है, ऊपर मैंने परसेंटेज लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर आया और मैं निकालना चाहता हूँ कि 10% के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज इंक्रीज क्या है, तो आपको अभी पता है कि परसेंट इंक्रीज के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 1.1। 10% इंक्रीज का मतलब क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1.1 टाइम्स, और ये फाइनल वैल्यू क्या लिखोगे आप, 1.1x, x 1.1 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज होता, 10% का डिक्रीज है, तो आप कहते हैं ये हो जाएगा 0.9x, 0.9 सॉरी, और फाइनल वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.9x। अब जो कन्फ्यूजन अगर है तो कैसे करोगे आप, आपको पता है यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1 प्लस जो भी डेसिमल फॉर्म होती है इस परसेंटेज की, राइट। ये जो भी वैल्यू यहाँ हम लिखते हैं इंक्रीज के केस में वो क्या होता है, 1 प्लस इस परसेंटेज का डेसिमल इक्विवेलेंट। तो 10% का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 0.1, 10/100 0.1, तो 1.1। क्वांटिटी क्या हो गई, 1.1 टाइम्स x। यहाँ है ये है 1 माइनस, जब डिक्रीज होता है तो ये होता है 1 माइनस डेसिमल इक्विवेलेंट इस परसेंटेज का। डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, 100 से डिवाइड करके, 0.1, 1 माइनस 0.1 बन गया 0.9, ये हो गया 0.9x। तो अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ 5 के करस्पॉन्डिंग, 5% के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या क्या होगा। आप होगे भाई देखो जब इंक्रीज हो रहा है ना तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5/100 0.05, तो 1 प्लस 0.05 यानी 1.05, राइट। फिर ये वैल्यू कितनी हो गई, 1.05x हो जाएगी फाइनल वैल्यू इस केस में, अगर ऐसा हो रहा है तो। यहाँ पर आएगा डिक्रीज हो रहा है तो आप कहोगे ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट मालूम है 0.05 है, 1 माइनस 0.05 अगर करेंगे तो मिलेगा 0.95, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, 0.95x, ठीक है, फाइनल वैल्यू अगर डिक्रीज होता तो। फिर आपको कहते चलो अब बताओ 1% ले लिया तो क्या होगा, 1 ले लिया तो आपको हो गया इसका 0.01 होता है तो ये 1.01 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.01 टाइम्स x। यहाँ पर ये हो जाएगा 100 माइनस 0.01, तो ये हो गया आपका 0.99 और ये हो गया आपका 0.99x। अब देखो इस यहाँ से यहाँ पहुँचने में ना जो भी वक्त आपको लग रहा है वो क्यों लग रहा है, इसका डेसिमल फॉर्म बनाने में, कि 0.01 इसका डेसिमल फॉर्म होगा, राइट। आपको पता है क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करोगे उसके बाद पता क्या होगा, ये जो प्रोसेस है इसका टाइम ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपका एक परसेप्शन बन जाएगा, आपका एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि अच्छा 5 है तो 1.05 आया, यानी सिंगल डिजिट नंबर है तो क्या होता है 1.0 वो वाला नंबर आ जाता है। मैं आपसे बोला 15% है, डबल डिजिट का नंबर है तो 1.15 बन जाएगा। तो ये वाला जो टाइम है कि इसको ना 1 को 0.1 में 0.01 में कन्वर्ट करने का जो टाइम है ना वो जब तक लगेगा तब तक आपको यहाँ रिएक्शन में थोड़ा सा वक्त लगेगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, लेकिन आपको यही टाइम मिनिमाइज कर देना है, खत्म कर देना है कि नंबर देखते ही दिख जाएगा 1.01। जैसे आपको परसेंटेज फ्रैक्शन में मैंने बोला रिएक्शन ऑटोमेटिक करना, यहाँ भी करना है, तभी तो फायदा है कि आपको टाइम लगे ही ना, वो लगेगा भी नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। आपने कहा यहाँ मैंने x लिया है, मैंने लिया है x को 15%, ये x है सॉरी, ये परसेंटेज 15% है, तो अगर ये परसेंटेज 15% है तो आपको पता है क्या बनेगा, ये 0.15 इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा, 1.15 मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ बन गया, और यहाँ पर ये फाइनल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1.15x, है ना। ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 0.85, समझना आप, क्योंकि ये 1 माइनस 0.15 बनेगा तो ये आपका बन जाएगा 0.85x, है ना। तकलीफ होनी नहीं चाहिए, आपके सामने मैं कोई परसेंटेज लिख दूँ, आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख सकते हो, फाइनल वैल्यू लिख सकते हो, उस केस में क्या होगी। ये रिएक्शंस आपको बेहतर करने। अब देखिए कई बार छोटा छोटा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, मैं बताता हूँ क्या होता है
कि जैसे मैंने x की वैल्यू मान लिया, बोल दिया x की वैल्यू मैंने बोल दिया कि -100% है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? देखो 100% से अगर आपने किसी क्वांटिटी को डिक्रीज किया तो आपको पता है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालो। डेसिमल इक्विवेलेंट जब आप इसका निकालने जाओगे ना तो आपको मिलेगा -1। 100 का डेसिमल इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म में अगर लिखना है, डेसिमल का मतलब ये नहीं होता कि पॉइंट समथिंग, डेसिमल का मतलब होता है कि जो हमारा बेस सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं कि जिसमें यूनिट डिजिट 0 से 9 होती हैं, उसको हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, डेसिमल बेस सिस्टम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो x को अगर मैंने 100 लिखा, परसेंटेज है ये, माइनस में, आपको पता है क्या होगा? बताओ। यहाँ पर आप कहोगे कि इसका डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो 100/100 1 हो जाएगा, -1, राइट? वो डिक्रीज कर रहे हो ना आप, राइट? क्योंकि माइनस लिखा था मैंने। न्यूट्रल बात कर लेते हैं, चलो डिक्रीज यहाँ लिखेंगे, इंक्रीज यहाँ लिखेंगे। तो 100 अगर मैंने लिखा 100% और मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूँ मान लिया, तो आपको पता है इसका डेसिमल फॉर्म क्या है? 1, 100/100 1। यहाँ बनेगा 1 प्लस डेसिमल, 1 + 1 कितना हो गया? 2, और ये वैल्यू बनेगी 2x, राइट? यहाँ पर आओ जरा, यहाँ पर हो गया, इसका डेसिमल फॉर्म बना था 1 लेकिन डिक्रीज कर रहे हैं, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0 हो गया तो यहाँ फाइनल वैल्यू भी 0 हो जाएगी। 0 × x क्या होगा? 0 ही होगा। अब ये तो लॉजिकल भी है, समझो जरा। कोई भी क्वांटिटी अगर आप उसको 100% से इंक्रीज कर देते हो, मतलब जितना है उतना ही और दे दिया। 100% का मतलब क्या होता है? पूरा 100 ऑलरेडी था, 100 आपने और दे दिया, 200 हो गया, तो डबल ही हो गया ना। किसी क्वांटिटी को अगर आप 100% से बढ़ा देते हो तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही तो बोल रहा है कि आपने किसी क्वांटिटी को 100% कर दिया तो वो ट्वाइस हो गया, 2 गुना हो गया। और अगर आपने किसी क्वांटिटी को 100% से घटा दिया तो वो क्वांटिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू अगर 0 है तो उसको इनिशियल वैल्यू में कितना मल्टीप्लाई करके 0 मिलेगा? 0 मल्टीप्लाई करके 0 मिलेगा। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। परसेंटेज आपके सामने कुछ भी लिखा हो, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब मैंने जैसे यहाँ पर x लिखा, मैंने मान लिया यहाँ पर लिख दिया 150। कई लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ये मान के बैठे होते हैं कि पॉजिटिव के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वहाँ भी आपको समझाता हूँ। देखो 150 हो गया, आप इसका डेसिमल फॉर्म निकालना, 100 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 1.5, 1.5 मिला। अब यहाँ पर जब इंक्रीज करो तो ये कहेगा 1 × 1.5, 1 + 1.5 सॉरी, तो ये बन जाएगा आपका 2.5। यानी अगर किसी क्वांटिटी को 150% से बढ़ाया जाता है तो वो क्वांटिटी 2.5 टाइम्स हो जाएगी। वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू, कि अगर किसी क्वांटिटी को 2.5 गुना हो जाती है, कोई भी क्वांटिटी अगर 2.5 टाइम्स हो जाती है या है, तो वो कितना चेंज है उसमें? 150% का इंक्रीज है, क्योंकि बढ़ गया, ठीक है? यहाँ पर आप कहते हैं 2.5x हो जाएगा। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, समझना। 150% का डिक्रीज है, डेसिमल इक्विवेलेंट आया -1.5, 1 - 1.5 विल गिव यू -0.5 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और ये वैल्यू क्या होगी? -0.5x। समझ लो इसको अच्छे से कि जब भी हम परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। और लॉजिकली भी समझ लेना, किसी क्वांटिटी को अगर आप 150% से घटा रहे हो, मतलब जितना क्वांटिटी है उससे ज़्यादा उसमें माइनस कर रहे हो। 100% माइनस करने पे 0 होता है, अगर आपने 150% माइनस कर दिया मतलब ज़्यादा माइनस कर दिया, उससे ज़्यादा अगर माइनस कर दिया उस क्वांटिटी में तो वो नेगेटिव ही हो जाएगी ना सर। तो किसी भी नंबर में आप ये बताओ कि क्या मल्टीप्लाई करने से वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। तो अगर आपने कहा कि इनिशियल वैल्यू तो मेरी पॉजिटिव है, फाइनल वैल्यू मेरी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर नेगेटिव है, 100% से ज़्यादा का डिक्रीज किया गया है। ये अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए, आपको 2 फ्रंट पे काम करना है। दोनों फ्रंट क्या हैं? दोनों फ्रंट ये हैं कि जब भी परसेंटेज हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ, राइट? वो आपको पता है डेसिमल फॉर्म से निकाल लोगे। और रिवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हो तो आप परसेंटेज को भी जल्दी से निकाल लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, इसी केस की बात करते हैं। जैसे मुझे पता है, मान लिया लेट्स से कि किसी भी स्ट्रक्चर में मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर मालूम है 0.99, मुझे इसका परसेंटेज जल्दी से निकालना आना चाहिए कि इसमें परसेंटेज चेंज क्या हुआ है, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। ये बहुत जगहों पर काम आता है, DI में काम आ सकता है, जहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू प्रोवाइडेड हो, प्लस परसेंटेज के बहुत सारे से सवाल होते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.99 है।
अब आपको इसका परसेंटेज चेंज निकालना है। दो तरीके हैं, या तो आप डेसिमल फॉर्म में सोचो कि ये नंबर है 1 माइनस 0.01, ठीक है, 1 माइनस 0.01। फिर आप कहोगे कि ये तो हुआ डेसिमल फॉर्म चेंज का 0.01, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 बनेगा, ठीक है। पर होता क्या है कि कई बार जब डिक्रीज का केस होता है ना, तो डेसिमल फॉर्म से परसेंटेज चेंज निकालने लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, स्पेशली शुरुआत में जब आप इसको नया नया सीख रहे हो। तो देखिए एक ही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया वो लगा दो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मालूम चल गया, आप इस नंबर को ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा 99। अब 100 और 99 में चेंज देख लो, राइट। चाहे आप चेंज 1 के रेस्पेक्ट में देखो या 100 के रेस्पेक्ट में देखो, परसेंटेज चेंज तो सेम ही आना है ना। तो क्यों ना इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जो मैंने आपको यहाँ मेथड बताया था यहाँ पर, कि इसको आप सीधे 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करने पे देगा 99। अब आप ऐसे बात करो अपने आप से कि 100 अगर 99 हो गया तो परसेंटेज चेंज कितना है, 1% का डिक्रीज है, दिख गया ना। क्योंकि 100 में जितना एब्सोल्यूट चेंज होता है उतना ही परसेंटेज चेंज होता है, तो घपले की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ पर जब 1 के रेस्पेक्ट में कर रहे थे डेसिमल नंबर से गलती हो सकती थी, यहाँ क्या गलती करोगे आप, ठीक है, क्योंकि 100 के रेस्पेक्ट में चल रहे हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि 1.15 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, बताओ परसेंटेज चेंज क्या आपको, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 बनेगा, 100 से कंपेयर करेंगे 100 से 115 क्या है, 15 का चेंज है, 15% हो गया, राइट, लाइक दैट। यहाँ जाओ आपने कहा कि ये नंबर देखो दिख रहा है 2.5 टाइम्स है, कितना परसेंटेज चेंज है समझना। अगर कोई नंबर 2.5 टाइम्स हो गया तो कितना परसेंटेज चेंज है समझना है। आप कहोगे 100 लेंगे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 बना, 100 अगर 250 बन गया तो कितना चेंज है 150 का। जितना एब्सोल्यूट चेंज है वही परसेंटेज चेंज है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ आ जाओ, आपने कहा भाई -0.5 इसमें करके दिखाओ, मैंने कहा 100 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या बना -50। अब 100 अगर -50 हो गया तो कितने का चेंज आया, -150 का चेंज आया। 100 में जो भी चेंज आया वही परसेंटेज होता है, -150% आपका हो गया कि 150% डिक्रीज, ठीक है। अब देखिए कुछ और रिएक्शंस बेहतर कराना है आपका, जो आपको समझना है और बहुत तेज करना है, समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको बोला कि लेट से कि कोई क्वांटिटी 4 टाइम्स हो गई, कोई भी क्वांटिटी 4 टाइम्स हो गई, राइट, यानी सिंपल है, जब आपका जो कोई क्वांटिटी 4 टाइम्स होगी मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही 4 है, तो आपको बताना है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। इस तरह के रिएक्शंस ना क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं, है ना, बहुत काम आते हैं। तो जरा प्रतिशत बदलाव निकालते हैं। कोई भी क्वांटिटी अगर 4 गुना हो जाती है तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे आप, राइट। देयर आर मेनी वेज। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 1 आपका 4 बन गया, 1 अगर आपका 4 बन गया तो यहाँ पर 3 का चेंज आ गया 1 पे, 3 का चेंज 1 पे, तो 100 पे कितने का चेंज 300 का, तो 300% हो गया। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के टर्म्स में सोचते हैं। आपको देखो मालूम है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकलता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता है 1 प्लस जो भी डेसिमल फॉर्म होता है, ऐसे निकलता है, 1 प्लस डेसिमल फॉर्म से निकलता है। तो आप क्विकली कहोगे कि देखो 1 प्लस डेसिमल फॉर्म है तो ये वैल्यू है 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 में 3 निकाल के 100 से गुणा करना है बस, क्योंकि जो डेसिमल फॉर्म है अगर उसको मुझे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पर दिख गया मुझे 300% है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि सर यहाँ आते और यहीं से करते। आपको मैं बता ही चुका हूँ कि अगर कोई भी आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है और आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, आप क्या करोगे, आप सिंपली इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आप कहोगे कि ये 100 है और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 400 बन जाएगा। अब चेंज देख लो कितने का चेंज है 300। 100 पे चेंज जो भी होता है वही परसेंटेज चेंज होता है, तो 300% इंक्रीज हो गया। पर आपको एक चीज़ ये भी समझ में आ गई होगी ना कि अगर मुझे नंबर दिया हुआ है और मुझे उसका परसेंटेज चेंज लिखना है, कुछ नहीं करना है, उसमें 1 लेस करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बस ऐसे समझ लो। मैंने आपसे कहा 2.5 टाइम्स, कोई भी क्वांटिटी अगर 2.5 टाइम्स हो जाती है इनिशियल क्वांटिटी की, और मुझे पता करना है कि परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो आपको इसमें 1 लेस करेंगे 1.5 बनेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बनेगा 150%, खत्म हो गया। आपने कहा कि देखो ये 0.5 टाइम्स हो गई माइनस में कोई क्वांटिटी, बताना है परसेंटेज चेंज क्या है, 1 माइनस करो क्या बनेगा -1.5, -1 करोगे -1.5 बनेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो -150%, डिक्रीज है। तो इस तरह से क्विक रिएक्शंस लाओ, ठीक है। मैंने जैसे आपसे बोला कि कोई क्वांटिटी 9 टाइम्स हो गई, तो आप सिंपली कहोगे कितना चेंज है 800% का इंक्रीज है, राइट। सिंपली 9 - 1 800% इंक्रीज हो गया।
और इसको आपको अपने आप को वाई से वर्सा भी ट्रेन करना है, राइट। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई क्वांटिटी 850% इंक्रीज कर गई, 850% इंक्रीज कर गई, तो आप सिंपल से क्या करोगे, आप कहोगे तो बहुत ही आसान है, देखो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 8.5 आया, और 1 + 8.5 कितना हो गया, 9.5 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कोई भी वैल्यू हो आप फटाक से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ जाने में समझ सकते हो क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे भी सोच सकते हो कि इसमें 100 से 100 ऐड करके फिर डिवाइड कर दिया 100 से, 9.5 लिखा, यहाँ पर क्या था 1 माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे भी समझना है वो समझ लो कि ये आपके रिएक्शंस ऑटोमेटिक है। मैंने बोला कि कोई क्वांटिटी 1100 टाइम्स हो गई, 1100 टाइम्स कर दिया मैंने किसी क्वांटिटी को, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें परसेंटेज चेंज कितना है, राइट। आप क्या करोगे, 1 माइनस करना, ये बनेगा 1099 और 2 0 और लगा के परसेंटेज लिख देना, इतना परसेंटेज चेंज हुआ, वो भी इंक्रीज। अगर कोई क्वांटिटी 1100 टाइम्स हो गई तो आपको निकालना है कितना परसेंटेज इंक्रीज है। कैसे लिखोगे, 1 माइनस किया, क्या बना 1099, 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज लगा दिया, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जो 124900 परसेंटेज से इंक्रीज कर रही है, इसके करस्पॉन्डिंग बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, या वो क्वांटिटी कितना गुना हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर लेना है, ठीक है, या तो इसका डेसिमल फॉर्म निकाल के 1 ऐड करो, या 100 ऐड करके डेसिमल फॉर्म निकाल लो, एक ही बात है। तो इसका डेसिमल फॉर्म निकालोगे तो आपको मिलेगा 1249, एक ऐड कर देना, मिल जाएगा 1250, यानी वो क्वांटिटी 1250 टाइम्स हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दिया हमने। देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप एक्सप्रेशंस पढ़ते हो ना तो उसमें रिएक्शंस तेज नहीं होते हैं। 1 + r/100 बचपन से पढ़ रखा है, बट उसमें रिएक्शंस तेज नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देखोगे तो आपके रिएक्शंस तेज हो जाएंगे, और इन बड़े बड़े नंबर्स में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप बताओ तो कितना टाइम्स है, हम बता देंगे परसेंटेज चेंज कितना है। आप ये तो बताओ कि कितना परसेंटेज चेंज है, हम आपको बता देंगे क्वांटिटी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर को सीख रहे हो तो आपके रिएक्शंस बहुत बेहतर होने चाहिए। अब देखिए आपको मैं एक टास्क बताता हूँ जो आपको करना है। आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्स के अगर आप बेहतर करना चाहते हो, कुछ भी करना नहीं है इसके लिए, कोई प्रैक्टिस शीट की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको कुछ रैंडम परसेंटेज सोचने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शीट बनाई ना आपके सामने, देख रहे हो ना, ये ऐसे लिख दिया। ऐसे एक रैंडम शीट खुद ही बना लो, रैंडम परसेंटेज वैल्यूज यहाँ उठा के डाल दो, ठीक है। 20 रैंडम परसेंटेज वैल्यूज लिख दो फटाफट, जो भी मन करे। 20 जब आप रैंडम परसेंटेज वैल्यूज यहाँ लिखोगे ना, कुछ भी लिखो, मतलब 2 डिजिट नंबर्स भी लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट नंबर लिखना, क्योंकि एग्जाम में आपके मोस्टली 2 डिजिट नंबर्स या 1 डिजिट नंबर ही होंगे परसेंटेज के टर्म्स में। पर 3 वाले भी लिख देना, कुछ 4 वाले भी लिख देना मन है तो। और फिर करना क्या है आपको, ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, आपको पता क्या होगा, आप अगर 20 नंबर्स यहाँ लिख रहे हो तो आप 40 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख रहे होगे, 40 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख रहे होगे। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर लो ना कुछ बार, जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर में, जब तक ये रिएक्शन ऑटोमेटिक ना हो जाए, तब तक आप करते रहो। साथ ही साथ देखो मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि इनकेस अगर आप मिस कर रहे हो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो ये तरीका लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से निकाल लो, 100 के रेस्पेक्ट में देख लो, ज़्यादा आसान हो जाता है, ताकि आप चेक कर पाओ कि आप सही हो या गलत हो। ठीक, कई लोग गलती करते हैं, सिंगल डिजिट नंबर में जैसे 1 लिखा है तो गलती से 1.1 निकाल देते हैं यहाँ भी, ठीक है। 1.1 का मतलब होता है 10%, 1.1 का मतलब 1% नहीं होता है, 1.01 का मतलब होता है 1%। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर में ध्यान रखनी होंगी, और फिर इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा है आगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज़ वेरी यूजफुल। और जब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर को क्लब करते हैं परसेंटेज के साथ, जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर परसेंटेज के साथ क्लब होता है, तो ये परसेंटेज में जो फ्रैक्शंस होते हैं स्पेशली, तो परसेंटेज के 2 अस्त्र बन जाते हैं बड़े बड़े। परसेंटेज के 2 अस्त्र आपके बन जाएंगे, एक तो फ्रैक्शंस, जो भी परसेंटेज के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे आने वाले हैं क्लास में, अगले लेसन में। तो परसेंटेज के जो 2 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो आपका 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्चुअली, 1 2 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो उनको डील करने के जो 2 मेन वेपन्स होंगे आपके पास, वो एक तो होगा फ्रैक्शंस, एक तो हम फ्रैक्शंस के थ्रू डील करेंगे उनको। फ्रैक्शंस उम्मीद करता हूँ आपने ऑलरेडी अच्छे से देखा होगा। और फिर मैं दूसरा जो तरीका आपको बताऊंगा वो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये वेपन्स दोनों आपके पास होंगे, जिससे कोई भी सवाल जब होगा परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज का कोई भी सवाल या CISI का कोई सवाल या प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सवाल होता है, वो परसेंटेज के बेसिक स्ट्रक्चर पे ही डिपेंडेंट होता है, कुछ नया नहीं होता है। बेसिक नाम बदल जाते हैं, चीज़ें वही रहती हैं। तो अगर आपको क्लैरिटी है इन दोनों की, मल्टीप्लाइंग फैक्टर और फ्रैक्शंस की, क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं,
ठीक है, सारे क्वेश्चन इन्हीं से हो जाएंगे। तो यहाँ इसलिए परसेंटेज में थोड़ा टाइम भी देता हूँ, मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ कि आपको परसेंटेज की क्लैरिटी मिल गई तो परसेंटेज ब्लॉक में जो 2 टॉपिक और हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, CI से, उसमें कुछ नया होता ही नहीं है। बस आपको समझाने की ज़रूरत है कि ये टर्म का मतलब ये होता है, आप कहोगे सब तो वही है, परसेंटेज तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत आनंद आएगा आपको हर टॉपिक में जब आप करोगे इसको, बट इसको अच्छे से मास्टर करिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में अपने रिएक्शंस बेहतर करिए। कोशिश ये करनी है कि आपका नंबर परसेंटेज देखते ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिमाग में आए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते ही परसेंटेज दिमाग में आए। तो ये क्विकनेस बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई में एस करना चाहते हैं और एक सवालों को काफ़ी जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इस लेसन में इतना ही होगा, बाकी आगे के लेसन में आपको बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा।